हेलो दोस्तों। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो इस टाइम सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा चर्चा में टॉपिक है। दैट इज़ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मैं इसके दो आर्टिकल एक्सप्लेन करूंगी। एक आर्टिकल है मिस्टर पी चिदम्बरम द्वारा, जिन्होंने टाइटल दिया है रिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज। तो इनके क्या व्यूज़ हैं, और कुछ उससे मिलते जुलते बट थोड़े से अलग डायरेक्शन में व्यूज़ हैं मिस्टर के जे अल्फोंस, जो पहले एक यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और 1969 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तो उनका है यूसीसी के ऊपर एक आर्टिकल है ऑन इन इंडियन एक्सप्रेस, नो बैड टाइम फॉर अ गुड लॉ। तो दोनों के व्यूज से हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगेगी उसको मैंने हाईलाइट भी किया है और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो जो हम काम में ला सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में इफ दिस टॉपिक कम्स इन द मेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सब बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 4 में 18 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 44। ठीक है, टोटल 18 आर्टिकल्स हैं उसमें चैप्टर 4 में। एंड चैप्टर 4 के टोटल 18 आर्टिकल्स हैं। एंड चैप्टर 4 का टाइटल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अगर हम इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2, जो बताता है डिसक्वालिटीज को मिनिमाइज करने के लिए एलिमिनेट करता है इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 के बारे में बताया है। एक है आर्टिकल 39, जो कि एक सेंटर प्लेयर है चैप्टर का, जो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में है। आर्टिकल 39 सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल 44 बताता है या डायरेक्ट करता है स्टेट को टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड इज द एस्पिरेशन ऑफ मिलियंस बिलोंगिंग टू द वर्किंग क्लास। तो लिविंग वेज से रिलेटेड जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 44। सैडली ये बोलते हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि बाकी सब आर्टिकल्स पर या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर डिबेट नहीं हो रही है, और गवर्नमेंट का अभी तक वो एजेंडा नहीं बना है, सिवाय आर्टिकल 44 के, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल चर्चाएं हो रही हैं। और इनका ये मानना है पी चिदम्बरम जी का कि आरएसएस और बीजेपी का ये और कुछ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसको एजेंडा बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इनकी राय जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और ये क्या कहते हैं। तो अगर आर्टिकल 44 में जो एग्जैक्ट वर्ड लिखे हैं वो लिखे हैं द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये एग्जैक्टली कहाँ लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, आप देखिए। तो इनका कहना है कि एक एक वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, ये कोई ऐसे ही नहीं लिख दिया है। इनका कहना है कि यूनिफॉर्म लिखा है, यूनिफॉर्म का मतलब कॉमन नहीं होता है। ठीक है, शेल एंडेवर टू सिक्योर का मतलब शेल सिक्योर नहीं होता है। इनका ये कहने का मतलब, ये कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी और उनके कलीग जो हैं वो ना समझ लोग नहीं है, ऐसे लोग नहीं है कि जो कम नॉलेज रखते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग थी। किसके बारे में, हमारे कंट्री में जो रिलीजन्स हैं काफ़ी सारे, कास्ट डिफरेंसेस हैं, सोशल एंड फैमिली सिस्टम्स हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, एंड सबके अपने अपने कस्टम्स हैं। तो इसीलिए उन्होंने चैप्टर 4 के अंदर काफ़ी केयरफुली ये वर्ड्स यूज़ किए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक शॉर्ट एंड ऑफ पर्सनल लॉज है, कि मतलब कुछ पर्सनल लॉज दिए गए हैं। ये कंसर्न करते हैं मेनली 4 एरियाज के। 4 एरियाज कौन से हैं वो, मैरिज एंड डिवोर्स फर्स्ट, सेकेंड इज सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, थर्ड वन इज माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, एंड फोर्थ वन इज एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। तो मैरिज एंड डिवोर्स, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। ओवर द सेंचुरीज पर्सनल लॉ डिफरेंट सेक्शन पे ऑफ द पीपल एंड डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में बने हैं। देखिए सब लोग अपने अपने डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में रहे हैं, सबके अपना इलाका है और अलग अलग तरीके के लोग रहे हैं, तो उन्होंने अपने खुद के पर्सनल लॉज बनाए हैं। और जो लोग अपने आप में इवोल्यूट भी हुए हैं, मतलब इवोल्यूशन हुआ है इनका। और सबसे ज़्यादा
रिलीजन, ज्योग्राफी और इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है पर्सनल लॉज में रिलीजन। ठीक है, तो ज्योग्राफी, फर्टिलिटी, माइग्रेशन, फॉरेन इन्फ्लुएंस कितना रहा है, जैसे आप गोवा का एग्जांपल ले लो, तो गोवा में पोर्टुगीज रहे हैं, तो वहाँ पे उनके पर्सनल लॉज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पोर्टुगीज का रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि सबके पर्सनल लॉज में जो इन्फ्लुएंस रहा है वो रिलीजन का, ज्योग्राफी, फर्टिलिटी, कॉन्क्वेस्ट, माइग्रेशन एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस रहा है। चलिए, तो क्या ये रिफॉर्म पहली बार स्टार्ट हो रहे हैं? नहीं, इससे पहले ये रिफॉर्म स्टार्ट हो चुके थे 1955 में पर्सनल लॉज को लेके। तो पर्सनल लॉ का जो स्टैंड आज जो है, स्टैंड टुडे, देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज, अगर आज हम देखें, आज की कंडीशन देखिए, अभी जो पर्सनल लॉज हैं उसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि बहुत सारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैं। इसके अलावा नॉन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है। ठीक है, कुछ अनसाइंटिफिक और अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, एज वेल एज रिप्रेंसिबल प्रैक्टिसेस एंड कस्टमर्स से हैं। ऑब्वियस है, या कई सारे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वास वाले रिचुअल्स वगैरह भी हैं, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नो डाउट है ही। ठीक है, तो सब तो जरूरी है, जब ये सब चीज़ें मौजूद है तो ऑब्वियस है, जरूरी है कि हमें पर्सनल जो रिफॉर्म्स है, पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया कि क्यों रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज सम नॉन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, अनसाइंटिफिक एंड अनहेल्दी प्रैक्टिसेस भी हैं। तो ऑब्वियस है पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करना क्या नया है, पहले नहीं हुआ था क्या? नहीं, इससे पहले भी जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो ये नेशनल एजेंडा रहा है कि पर्सनल लॉज को रिफॉर्म करना। फर्स्ट पार्लियामेंट जो हुई थी, उनका एक टॉप कंसर्न था पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करना। ठीक है, एमंग द चैंपियंस, जो चैंपियंस कौन रहे, जैसे जिन्होंने ये रिफॉर्म लेकर आए, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर जी। वो चार मेजर लॉ लेकर आए, उनको उन्होंने अमेंड किया, कोडिफाई किया हिंदू लॉ में, और बहुत ब्रेव तरीके से। इनको भी काफी ज्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ा, लेकिन तब भी उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चार लॉज लेकर आए। दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है, आज का जो हमारा यंग नेशन है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल अच्छी जॉब की है इन पर्सनल लॉज को रिफॉर्म करने में, मेनली इन मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, ये एक रिवॉल्यूशन था, इट वाज द रिवॉल्यूशन, एंड विद द रिवॉल्यूशन अलाउड सम एस्पेक्ट्स टू रिमेन। देखो, इतने हिंदू मेजोरिटी में थे, और काफी ज्यादा पोजीशन फेस करने के बाद भी एक पर्सनल लॉ को में रिफॉर्म लेकर आए, जहाँ पे काफी ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह थे। तो उस चीज को काफी हद तक ठीक किया इन चार लॉज के द्वारा, जो मैंने अभी बताया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। लेकिन क्या सब कुछ ही बदल दिया? नहीं, कुछ चीजें तो पहले जैसी रही। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एज ए लीगल एंटिटी उन्होंने एक्नॉलेज किया। कुछ जो मैरिजेस में कस्टम्स वगैरह होते हैं, उनको छोड़ दिया कि ये तो रहेंगे जैसे हैं। ठीक है, और वो अपने हिसाब से, जैसे आपने देखा होगा कि जगह जगह सब लोग अपने हिसाब से शादियां करते हैं, अपने रिचुअल्स होते हैं, तो वो चीज उन्होंने रहने दी कि भाई अपने कस्टम्स के हिसाब से आप शादियां कर सकते हो। ठीक, अब अब इसमें भी आगे क्या, सिर्फ 1956 में जो बन गया सो बन गया क्या? बाद में अमेंडमेंट नहीं हुए? हुए हैं। 1961 में 2, 1964 में, 76 में भी, 78 में भी, 1999 में भी, एंड 2001 एंड 2003, इस तरीके से काफी सारे इसमें अमेंडमेंट रहे। 2005 और 2008 के बीच में अदर सेट्स ऑफ रिफॉर्म आए, जो कि यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसमें से 3 ऑफ द 4 एक्ट लिस्टेड अबव वर अमेंडेड। जो ऊपर के जो 4 एक्ट बताए, उसमें से 3 अमेंड हुए थे, और उसमें सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंज क्या लेकर आए? वो इक्वल प्रॉपर्टी राइट ऑन डॉटर्स एंड सन्स। तो बेटा और बेटी दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट, ये लॉ है। दूसरा, तो एक कुछ नए लॉज भी लेकर आए। नए लॉज क्या थे? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे जो यूपीए गवर्नमेंट 2005 एंड 8 के बीच में लेकर आए थे। और कुछ ऐसे भी इम्पोर्टेंट एक्ट थे जो कि कोर्ट के द्वारा लेकर आए। तो वो कौन सा था? अगस्त 22 अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जब स्ट्रक डाउन किया था ट्रिपल तलाक, तलाक बिदअत जो प्रैक्टिस होती है अमंग मुस्लिम कम्युनिटी,
तो उसको एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया सुप्रीम कोर्ट में। तो आप देख रहे हैं कि पहले से ही 1955 से ये पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स होते रहे हैं। अलग अलग गवर्नमेंट ने अपने कुछ अमेंडमेंट भी किए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें भागीदारी रही है। अब आगे देखते हैं। 21st लॉ कमीशन बैठी, ठीक है। अब उन लॉ कमीशन का क्या कहना है? उनका कहना है कि ये जो पिछले 4 एक्ट हैं जो मैंने पहले यहाँ पे ये बताया है, ये 4 एक्ट अप्लाई नहीं होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर। कौन सी वाली शेड्यूल टाइप? जो कि नोटिफाइड है आर्टिकल 366 क्लॉज 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 6 शेड्यूल में जो स्टेट्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वो कौन से हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। यहाँ पर पर्सनल लॉ को के लिए कोई भी चीजें बनानी है, कोई भी लॉ बनाना है, रिफॉर्म करना है, वो पावर किसके पास है? वो पावर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास और रीजनल काउंसिल के पास है, ठीक है। ये ही लॉ बना सकते हैं इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स एंड सोशल कस्टम्स को लेके। तो शेड्यूल 6 में जो ट्राइबल एरियाज हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल के पास ही पावर है टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स एंड सोशल कस्टम्स, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन प्रोटेक्ट करने के लिए उनके रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस को कुछ कस्टमरी लॉ भी एडिड करे गए हैं। फॉर जैसे अब हम, ये तो हमने 6 शेड्यूल वाली स्टेट्स बता दी। इसके अलावा जैसे नागालैंड में आर्टिकल 371A, उनके पास कुछ स्पेशल क्लॉजेज हैं रिलेटेड टू देयर प्रैक्टिसेस, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस के लिए। सिक्किम का आर्टिकल 371F, मिजोरम का आर्टिकल 371G, ठीक है। इसी तरीके के कुछ प्रोविजंस की डिमांड छत्तीसगढ़ और झारखंड के ट्राइबल एरियाज की भी रही है। तो मोर रिफॉर्म्स ऑफ द पर्सनल लॉ सर्टेनली नेसेसरी, हमें पर्सनल लॉज में और ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। 21st लॉ कमीशन ने एडवाइस दी कि ये जो लॉ है, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं उनको बदलना जरूरी है, रेदर देन प्रोवाइडिंग द यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, बट डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉज हैं उनसे डील करने की ज़रूरत है। और कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे देश की कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इस अर्ज में कि हमें यूनिफॉर्मिटी लानी है, क्योंकि दैट विल बी द थ्रेट टू अवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यही है कि वी आर हैविंग द कल्चरल डाइवर्सिटी। फिर अगर हम यूनिफॉर्मिटी लाने में कल्चर डाइवर्सिटी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हाँ, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को डील करना है हमें, ना कि यूसीसी को लेकर आना है। तो इनका ये मानना है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने ये जो इशू है इसको काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि अब वो अगेंस्ट हो गई है काफ़ी सारी कम्युनिटी। तो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड ना बता के अगर ये कीवर्ड रखा जाता है कि रिफॉर्म, तो जैसे कि कई मेनली जैसे मुस्लिम कम्युनिटी मान रही है कि उनके पर्सनल लॉज को चेंज कर दिया जाएगा या कुछ, तो वो चीज़ ऐसे वो नहीं लेते अगर यूनिफॉर्म की जगह वो रिफॉर्म वर्ड यूज़ करते। तो ऐसा इनका कहना है। तो ये मैंने आर्टिकल इनकी तरफ से भी एक्सप्लेन कर दिया। और अब आगे हम बात करते हैं KJ अल्फोंस सर के बारे में। तो इन्होंने सबसे पहले पैराग्राफ में इन्होंने अपनी कुछ फैमिली के बारे में बताया कि इनकी फैमिली के अंदर कैसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग मैरिज रिलेशन में हैं। तो इनको लगता है कि यूसीसी का अभी बिल्कुल सही टाइम है, तो अभी नहीं तो कब, ठीक है। ये बोल रहे हैं इनको वैसे तो बहुत पहले लेकर आना चाहिए था। इनका कहना है कि जब भी कभी कोई कंट्री इंडिपेंडेंट होती है तो सबसे पहले वो इस तरीके के ही लॉज को लेकर आती है। सबसे पहले वो पर्सनल लॉज को में ही रिफॉर्म और यूनिफॉर्मिटी लेकर आती है, एक कॉमन सिविल कोड लेकर आती है मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन को लेके पूरे नेशन में। लेकिन हमने ऐसा नहीं कर पाए, ठीक है। और अब अभी भी हम ये सोचते हैं कि टाइम नहीं आया, तो ये गलत है, इनका ये कहना है, ठीक है। इनका इनका मानना है कि अगर एक जैसा लॉ होगा तो वो लोगों को यूनाइट करता है और इक्वलिटी भी इंश्योर करता है, जो कि हमारे आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सबके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ वाली जो बात होती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को भी, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन भी एलिमिनेट होगा। और मेनली जो जेंडर जस्टिस, जो कि पी चिदम्बरम सर ने भी बोला है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी होता है, तो वो चीज़ अगर यूसीसी लेकर आता है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा, ठीक है। आगे ये बात करते हैं कि ये बोला जा रहा है कि जो कॉमन लॉ आएगा तो सबका सेम रिचुअल हो जाएगा, सबकी सेम प्रैक्टिसेस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दैट विल बी द वायलेशन ऑफ द राइट्स
अंडर आर्टिकल 25 एंड 26 एंड 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे 6 शेड्यूल मैंने अभी पिछली बार बताया कि 6 शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के पास पावर है अपने पर्सनल लॉज बनाने के रिलेटेड टू द मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा। तो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि वो अपने कस्टम्स और रिचुअल प्रैक्टिसेस सबकी सेम कर देंगे, नहीं, क्योंकि आर्टिकल 25-26 हमें रिलीजन का फ्रीडम देता है, तो वो चीज़ नहीं छीनी जाएगी क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो, ना ही शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को के वॉयलेशन किया जाएगा। तो इनका ये कहना है, इनका बोलना है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जब आया था तब भी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा एक एक्सेप्शनल करेज दिखाया था और उसको लेकर आए थे। जैसा कि पीछे मतलब भी सभी कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू और बाबा अम्बेडकर सर ने भी बहुत ज्यादा अपोजिशन फेस करने के बाद भी वो एक्ट लेकर आए थे, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट। तो बाद में ये सब लाने बंद क्यों हो गए? तो इनका ये मानना है कि हो सकता है कि ये इसलिए भी हुआ हो क्योंकि शाहबानो केस हुआ था 1984 में। इवेंचुअली उसके बाद हमें अपने चार्मिंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी को खोना पड़ा, तो शायद कांग्रेस इसके बाद उन्होंने ये चीज स्टॉप कर दी हो कि अब हम और पर्सनल लॉज में नहीं रिफॉर्म्स लाएंगे, ठीक है। इनका ये मानना है, ये कहते हैं कि अगर चलो टाइमिंग छोड़ दो कि क्यों नहीं करा होगा उस टाइम पे, अभी हम मान लेते, अभी देखते हैं कि ये लोगों का एलिगेशन है कि यूसीसी आ जाएगा तो हमारे देश का जो एसेंशियल फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कि हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 398 डायलेक्ट है, 645 ट्राइब्स हैं। तो एलिगेशंस जो गवर्नमेंट पे लगाए जा रहे हैं वो इस बेसिस पे लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस मतलब हिंदू हो तो हिंदू जैसे रिचुअल्स हो जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, वो उनका ये कहना है कि आरएसएस का एजेंडा ही यूनिफॉर्म कल्चर फॉर एंटायर कंट्री नहीं है। वो कह रहे हैं कि आरएसएस कैटेगरीली ये बोलती आई है कि इंडिया एग्जिस्ट ही डाइवर्सिटी में करती है, इंडिया कैन एग्जिस्ट ओनली इन डाइवर्सिटी। वो रिस्पेक्ट करते हैं सबके फेथ एंड रिचुअल्स को, और वो सोचते हैं कि हम सबको एक्सेप्ट करके साथ साथ अपने अपने रास्ते चलना चाहिए, ठीक है। यूसीसी एक्सेप्ट करता है सभी देश के ट्रेडिशन में जो बेस्ट होगा उस चीज को, ठीक है, और एक सिंपल कोड के साथ आएगा सामने जो कि सबके लिए ट्रांसपेरेंट होगा और जिसको आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। अगर हम कुछ सेंस में देखें तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 7 जो है वो ये कहता है कि मैरिज, एक हिंदू मैरिज अपने अपने तरीके से अपने कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज के थ्रू हो सकती है, जैसा कि बताया गया है। तो ये सेम सबके लिए भी लागू है, ठीक है। तो हमारे देश में हजारों लाख मत सॉरी इतने सारे यूनिक रिचुअल्स एंड सेरेमनीज हैं, तो वो तो कंटिन्यू रहेंगे ही, वो कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो बदलेगा क्या? वो कहता है कि मेनली यूसीसी में जो चीजें होंगी वो ये होगा कि कॉमन सिविल कोड बनाया जाएगा। किस चीज के लिए? प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा लीगल, ठीक है। दूसरा, पॉलीगैमस जो राइट्स हैं उसको हटाना, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना डिवोर्स का, जिससे एक वुमेन की डिग्निटी को अपहोल्ड किया जा सके, ठीक है। राइट टू मेंटेनेंस एंड एलिमिनी टू द स्पाउस एंड चिल्ड्रन इन केस ऑफ सेपरेशन एंड डिवोर्स। अगर सेपरेशन और डिवोर्स होता है तो वुमेन या स्पाउस को एक मेंटेनेंस और एलिमिनी का राइट हो, जो कि देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये राइट नहीं होता है वुमेन के पास, ठीक है। इसके अलावा बोलते हैं सिविल प्रोसेस जो होता है डिवोर्स का वो कॉमन हो, रीमैरी करने का यानी कि फिर से शादी करने का राइट, इक्वल राइट्स हो जो पेरेंटल प्रॉपर्टी पर चिल्ड्रंस के, चाहे वो लड़की हो या लड़का, ठीक है। राइट टू एडॉप्शन एंड राइट और जो एडॉप्टेड चाइल्ड है उसके भी बायोलॉजिकल चिल्ड्रन जितने राइट हो, ठीक है। तो ये सारे राइट्स को कॉमन करने की बात हो रही है, ना कि उनके कस्टम्स और रिचुअल्स को एक जैसा करने की बात हो रही है, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की, वो उनका भी एक एजेंडा था, उनका भी एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही था 1990 तक, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये आइडिया दिया एज अ पीएम, तो उन्होंने इस चीज को फिर अपोज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये बोलते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स है नेहरू जी एंड अम्बेडकर जी, वो स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं यूसीसी को, अदरवाइज वो आर्टिकल 44 में डालते ही क्यों इसको। तो अपोजिशन का क्रिटिसिज्म इनके हिसाब से इसलिए है क्योंकि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के एक विजन को पूरा करने जा रही है, वो नहीं कर पाए, सो दैट्स वाई वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इनका मानना है कि यूसीसी लाना जरूरी है, और एक्चुअल में अगर दोनों आर्टिकल को पढ़ के देखा जाए एनालाइज के, तो दोनों का ही मानना है जरूरी। बस सिदम्बरम सर ने जो बात कही है कि अगर यूसीसी की जगह उसको रिफॉर्म बोला जाता तो शायद ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल होता, अदर कम्युनिटीज इसको ज्यादा अपनी तरफ बायस्ड नहीं समझती,
ठीक है। और सही बात लिखी गई है, देखिए कि किसी के भी कस्टम या रिचुअल्स को हटाने की बात नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म करने की बात नहीं हो रही है, और ना ही ये जो आर्टिकल्स में आर्टिकल 25, 26 और 6 शेड्यूल में जो हमें राइट्स मिले हैं उसको छीनने की बात हो रही है। ठीक है, ये बात हो रही है कुछ ऐसे कॉमन सिविल कोड लाने की जिससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो और सबसे इम्पोर्टेंट एक वुमेन की डिग्निटी हो और इक्वालिटी मिले। सो दैट्स ऑल, एंड आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स यूज करे गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा यूज करे गए हैं, दैट शुड बी रिमेम्बर्ड फ्रॉम आवर साइड, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी means आंसर राइटिंग। Thank you and subscribe my channel.